था उस सेकेंड यूनिट में इलेक्शन एंड इलेक्टोरल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें मैंने 4 टॉपिक्स में हमने इस यूनिट को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो जो पहला यूनिट था हमारा वो था पहला यूनिट में जो सब टॉपिक्स थे वो इलेक्टोरल प्रोसेस था, और सेकेंड जो था वो था रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ वोटिंग बिहेवियर, और उसके बाद जो थर्ड था वो इलेक्शन कमीशन था सब टॉपिक, और चौथा जो सब टॉपिक जो हम लोग डिवाइड किए थे वो था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, आज हम लोग जो है इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्टोरल प्रोसेस, तो हेडिंग हम लोग डालेंगे इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, आज का डेट डालेंगे और फिर हम स्टार्ट करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में। ठीक, और उसके बाद इलेक्टोरल प्रोसेस के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन, सी वाला पार्ट पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। तब पढ़ेंगे बी वाला पार्ट, रिप्रेजेंटेशन और सोशल डिटर्मिनेंट्स वाला जो था वोटिंग बिहेवियर का, सी में उसको पढ़ेंगे, बी वाला को सी में पढ़ेंगे, और लास्ट में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो एक सीक्वेंस के आधार पे हम जो सेकेंड यूनिट है उस टॉपिक को हम बेहतर ढंग से डील करेंगे। ठीक है, तो अब इलेक्टोरल प्रोसेस पहले अब समझना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि इलेक्टोरल प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, इलेक्टोरल प्रोसेस होता क्या है। तुम लोग को याद होगा कि मैंने कहा था कि जो इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं वो इलेक्टोरल सिस्टम को हम 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं। जो इलेक्टोरल सिस्टम्स है हम लोग पढ़ा था, तुम लोग याद होगा, इलेक्टोरल सिस्टम को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, याद होगा। एक था जो फॉर्मल एस्पेक्ट्स, 2 एस्पेक्ट्स थे, एक फॉर्मल एस्पेक्ट्स था और दूसरा जो था इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स था। फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम और सेकेंड वन इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम। तो अब यहाँ पे जो हम लोग 4 सब टॉपिक को एकदम धीरे धीरे समझो। अभी जब ट्रेन चलती है शुरुआती समय में तो धीरे धीरे चलती है, उसके बाद फास्ट होती है। जब टॉपिक पढ़ने के पहले हम जो टॉपिक के फॉर्मेट को अगर केवल समझ जाएंगे, फॉर्मेट की क्या पढ़ना है, क्या क्या इसमें फोकस करना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव से पढ़ने का, तो 50% हम उस टॉपिक के बारे में समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब केवल फॉर्मेट पे हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको कैसे समझना है। तो 2 तरह के इलेक्टोरल सिस्टम थे, एक फॉर्मल था और एक इनफॉर्मल एस्पेक्ट था, 2 था। तो फॉर्मल एस्पेक्ट्स में तुम लोग को बताया था कि किसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस होते हैं वो होते हैं फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम में। जो इंस्टीट्यूशंस होती है, जो इंस्टीट्यूशंस है वो थे, और उसका जो प्रोसेस होता है वो इससे ये सारी चीजें जो है इन्वॉल्व होता है, जो इलेक्शंस को कंडक्ट करता है। ठीक है, इलेक्शन को कंडक्ट करने में मीन्स इन कंडक्टिंग इलेक्शंस, ठीक है, फॉर्मल एस्पेक्ट सच एज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस, ये सारे चीज इन्वॉल्व थे फॉर्मल वाले में। तो यहाँ पे देखो 4 जो टॉपिक हम लोग सब टॉपिक्स किए हैं उसमें से एक इलेक्टोरल प्रोसेस, और जो इलेक्शन वाला है पार्ट है वो हमारे फॉर्मल में आएगा। ठीक है, उसमें फॉर्मल में आएगा, उसमें इलेक्शन कमीशन से डिलिमिटेशन से हम अभी पढ़ेंगे बहुत सारे चीजें, फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम में आएगा। और जो वोटिंग बिहेवियर वाला है रिप्रेजेंटेशन वाला वो आएगा इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। ये हमेशा ध्यान रखना है कि इनफॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ इलेक्टोरल जो सिस्टम है उसमें मेनली जो है इलेक्टोरल जो बिहेवियर्स है, जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलेक्शन प्रेफरेंसेस है, चेंजेस इन द वोटिंग पैटर्न्स है, ये सारे चीज जो है वो इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम में आता है। जो हमने कहा कि सी वाला जो पार्ट था वो आएगा। तो सी वाला जो पार्ट है टॉपिक
रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल बिहेवियर वाला पार्ट है, वो है इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। क्लियर है? तो अभी हमें जो है वो पढ़ना है कौन सा, हमें पढ़ना है फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, और उसमें पढ़ना है इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, क्लियर हो गया? अब समझते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस है क्या। पहले इसको समझते, इलेक्टोरल प्रोसेस है क्या। और ये जितने भी जो जो सब टॉपिक्स हैं उसमें हमें चार चीजों पे ही ध्यान देना है। चार चार एस्पेक्ट्स जो है, या 4 डायमेंशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस। इन द इंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस में जो सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसको लिख लो। 4 चीज जिसमें हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, पहला है इलेक्शन कमीशन। एकदम ध्यान से रखो, 4 ऐसे थिंग्स है, एस्पेक्ट्स है, या डायमेंशन है, या इंस्टीट्यूशंस है, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उसमें जुड़ा हुआ है, जो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को इन द इंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस को कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंट उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला जो है वो है इलेक्शन कमीशन। हम पढ़ेंगे अभी पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की मैंने बात भी कहा था, तो इसमें आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। तो पहला जो एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस में जो भूमिका निभाएगा सिग्निफिकेंट, वो कौन सा होगा? इलेक्शन कमीशन होगा, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेकंड है, हम फॉर्मेट पूरा देखो, एकदम पूरा खाका तुम्हारे दिमाग में आएगा। ड्राफ्टिंग कर रहा हूं मैं सारा चीज, पूरे सब टॉपिक्स का ड्राफ्टिंग में कर रहा हूं, इलेक्टोरल प्रोसेस को ड्राफ्टिंग कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया 324। ठीक है, सेकंड जो है वो है डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग, इसको पढ़ेंगे हम और डिटेल में। डिलिमिटेशन कमीशन, इसको सामने लिख दो, इसको सामने लिखो। आर्टिकल 82 आर्टिकल 82 में है, इसका हम पूरा डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड जो है इंस्टीट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के रूप में, वो है हमारा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में डिटेल में तुम लोग पहले यूनिट में तुम लोग पढ़ा है, उसे लिंक करना है तुम्हें कैसे। मैं कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे मैं पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है और किस तरह जो इलेक्शंस में उसकी भागीदारी है उसको हम देखेंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो भी जो है जो है बेहतर भूमिका जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसके सामने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आएगा पॉलिटिकल पार्टी का? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का कई कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं किया गया आर्टिकल को लेके, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, उसके अंडर पॉलिटिकल पार्टी को हम देखते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे कि कौन सा सेक्शन है, क्या है पॉलिटिकल पार्टी का। तुम लोग पढ़ा भी होगा, अगर डिटेल में पढ़ा होगा तो, कि कैसे पेश किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। क्लियर हो गया? और चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है वोटर जो है इलेक्टोरेट हो गया या वोटर्स हो गए। ये चौथा जो इंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस में जो मुख्य भूमिका जो निभाता है वो है चौथा कौन सा? वोटर्स है या इलेक्टोरेट है। इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में इसका मेंशन है या वर्णन किया गया है। क्लियर है? अब 4 एस्पेक्ट्स या 4 जो चीजें, इसी पे पूरा चीज हमें इसी को समझ जाएंगे तो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में हम समझेगा। इसी से जुड़े हुए सोशल कैसे बिहेवियर, वोटर्स सोशल बिहेवियर या वोटिंग बिहेवियर का पैटर्न क्या है, कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है इलेक्शंस को लेके या कैंडिडेट को जीतने में, या पॉलिटिकल पार्टी कैसे करती है। तो ये चारों के पर्सपेक्टिव ही हमें
पूरे ये सब टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। क्लियर है ये 4 चीज? तो इलेक्टोरल सिस्टम 2 पार्ट, दोनों पार्ट के बाद इलेक्टोरल प्रोसेस जो हम पढ़े, इलेक्टोरल प्रोसेस में 4 सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ये चारों का हमने देख लिया कि ये कौन कौन है, बाद में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है? इलेक्टोरल प्रोसेस पहले देखो, इलेक्टोरल प्रोसेस जो है एक तरह से एक्ट है या एक तरह से प्रोसेस है ऑफ इलेक्टिंग ऑफिस बियरर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स। जो रिप्रेजेंटेटिव्स है या जो ऑफिस बियरर्स है उसको इलेक्टिंग करने का एक जो एक्ट है या एक तरह के प्रोसेस है, माने द एक्ट और प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग टू फुल एन ऑफिस और पोजीशन या रिप्रेजेंटेटिव। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, टू फुल एन ऑफिस और पोजीशन। तो किसी ऑफिस या पोजीशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्टिंग करने का, ठीक है, निर्वाचित करने की जो एक्ट है, जो प्रक्रिया है, जो क्रियाविधि है, जो एक्टिविटीज है, जो स्टेजेज है, जो फेजेस है, वो आएगा किसमें? इलेक्टोरल प्रोसेस में। ठीक है? तो रिप्रेजेंट, चूंकि हम ये हमें पता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन बाय इलेक्शन। इलेक्शंस के द्वारा जो है रिप्रेजेंटेटिव हमारे चुने जाते हैं, ये हमें एज यू नो वेरी वेल। तो ये इसी प्रोसेस को, इलेक्शन कैसे होगा, कैसे कंडक्ट होगा, कैसे रिप्रेजेंटेटिव जो है चुने जाएंगे, ये सारी जो फेजेज है, प्रक्रिया, एक्टिविटी है, जो प्रोसेस है, जो जो स्टेजेज है, वो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में आता है। क्लियर? पहला एक ये चलिए, फिर क्या है इलेक्टोरल प्रोसेस, फिर और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस। तुम लोग एक एक ऐसे डॉट डॉट दे के उस चीजों को लिखो, उस वर्ड को लिखो समझने के लिए जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता क्या है। इलेक्टोरल प्रोसेस समझ जाओगे तो निश्चित रूप से कह रहा हूं कि मैं तुम्हें बिना पढ़े 50% ऐसे भी तुम लिख कर चले आओगे और इलेक्टोरल प्रोसेस समझ गए तो। ठीक है? इलेक्टोरल प्रोसेस और क्या है अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि एक तरह से और अगर डिफाइन करें और स्पष्ट करें, इस चीजों को क्लियर करें, तो एक मेथड है जिसके द्वारा एक व्यक्ति ऑफिस, पब्लिक ऑफिस के लिए चुने जाते हैं। एक मेथड भी मान सकते हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस इज ए मेथड बाय विच ए पर्सन इज इलेक्टेड टू पब्लिक ऑफिस। Electoral process is a method by which a person is elected to public office। तो पब्लिक ऑफिस के लिए एक व्यक्ति को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, और किस तरह की पद्धति को अपनाया जा रहा है, किस तरह के मेथड को अपनाया जा रहा है, ये आएगा किसमें? इलेक्टोरल प्रोसेस में आएगा। किस तरह जो है पब्लिक ऑफिस के लिए किसी आदमी को इलेक्ट कर लिया गया, रिप्रेजेंटेटिव को, एमएलए हो गया, एमपीज हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जो हमने पढ़ा था, याद होगा तुम लोग को। तो वो कैसे होंगे, किस तरह के मेथड, किस तरह के प्रोसेस, किस तरह के जो है ऑफिस बियर को लिया जा सकता है। इट मीन्स इलेक्टोरल प्रोसेस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट कनेक्टेड विद इलेक्शंस। ठीक है? इलेक्टोरल प्रोसेस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स। क्या प्रयोग डिस्क्राइब करने के लिए होता है इलेक्टोरल प्रोसेस? दैट कनेक्टेड विद इलेक्शन। जो किससे जुड़ा होगा? वो इलेक्शन से जुड़ा होगा, चुनाव से। ये हमेशा जो है इलेक्टोरल प्रोसेस डिस्क्राइब उसी को करता है जो चुनाव से जुड़ा हुआ है, उसी को ये जो है हमेशा जो है डिस्क्राइब करता है। और इसमें इलेक्टोरल प्रोसेस जो है एक सीरीज ऑफ एक्शंस है। मैंने कहा कि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ये सीरीज ऑफ एक्शंस है, ये सीरीज ऑफ स्टेजेज है, ये सीरीज ऑफ फेजेज है। कई सारे इसमें सीरीज है, एक्शंस, एक्टिविटीज है, फेजेज है, जिसके द्वारा जो है हम जो है एक रिप्रेजेंटेटिव को हम चुनते हैं। ठीक है? तो सीरीज ऑफ एक्शन, सीरीज ऑफ स्टेजेस, सीरीज ऑफ फेजेस विच आर कैरिड आउट इन ऑर्डर टू अचीव ए इलेक्शन रिजल्ट। ठीक है? इलेक्शन रिजल्ट कैरिड आउट इन ऑर्डर टू अचीव ए इलेक्शन रिजल्ट, मतलब इलेक्शन रिजल्ट तक पहुंचने तक का, इलेक्शन रिजल्ट तक पहुंचने का जितनी भी एक्टिविटी स्टेजेज है वो कैरिड आउट किसमें होता है? इलेक्टोरल
प्रोसेस प्रोसेस में होता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, चारों चारों तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इस इलेक्टोरल प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट और जो रोल प्ले करने वाला जो इंस्टीट्यूशंस है वो है इलेक्शन कमीशन। तो इन 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 द इंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन एंड अदर रिलेवेंट अथॉरिटीज इंपॉर्टेंट प्ले रोल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्ले जो है रोल जो है प्ले करता है इंटायर में इलेक्शन कमीशन और भी रिलेवेंट अथॉरिटीज है, जिसके साथ जो है पॉलिटिकल, जिसमें मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा जो मैंने कहा कि जो है डिलिमिटेशन कमीशन है, उसके बाद मैंने वोटर्स के बारे में कहा, उसके अलावा और भी कई सारी एजेंसीज होती है, जैसे सिविल सोसाइटीज है, मीडिया है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, ये भी कहीं ना कहीं जो है ये एक जो है इम्पोर्टेंट और जो सिग्निफिकेंट रोल जो है इलेक्टोरल प्रोसेस में निभाता है। तो इलेक्टोरल प्रोसेस जो है क्यों आवश्यक है, क्यों इसकी आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है क्योंकि ये एक तरह से जो वोटर्स हैं उस वोटर्स में एक तरह से गुड फेथ और कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो वोटर्स है, जो इलेक्टोरेट है, उनमें एक गुड फेथ और कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माने इलेक्टोरल प्रोसेस इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स। जो वोटर्स है, असल में कोर्ट भी है, कोर्ट को भी इंक्लूड कर सकते हो। कई सारे जो मैंने कहा कि अदर रिलेवेंट अथॉरिटीज जो है, मीडिया भी है और कोर्ट भी है। कोर्ट ने भी बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स दिए हैं, इलेक्शन जब होता है तो कई सारे ऑर्डर्स आते हैं जिसको फॉलो इलेक्शन कमीशन और भी जो कैंडिडेट्स है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको करना पड़ता है, सरकार को करनी पड़ती है। तो कोर्ट को भी हम देख सकते हैं। तो दूसरी चीज कि इलेक्टोरल प्रोसेस एक पॉजिटिव इनिशिएटिव जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जितने भी इलेक्शंस और इलेक्शंस और जो इलेक्शंस के रिजल्ट को अचीव करने के लिए जितने भी पॉजिटिव इनिशिएटिव उठाया जाता है वो सब इलेक्टोरल प्रोसेस में आएगा। क्लियर? हालांकि इलेक्शन कमीशन ही उठाती है, लेकिन जितने भी पॉजिटिव इनिशिएटिव है वो कहीं ना कहीं उसमें एक तरह से आएगा। लेकिन अब ये नहीं कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो बहुत इजी वे है, ये नहीं कर सकते हैं। वेरियस डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस में बहुत सारे फेजेज हैं, जैसे मैंने कहा स्टेजेज हैं, तो उतना ही ज्यादा क्या है वेरियस डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस में भी कई सारे ऐसे जो बहुत सारे ऐसे डिफिकल्टीज है, जो बहुत सारे डिफिकल्टीज है जो होता है। तो इसका मतलब कि इलेक्टोरल प्रोसेस के सभी एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, जितने भी इलेक्टोरल प्रोसेस के जो एस्पेक्ट्स है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है कंटिन्यूअस इलेक्शन करवा के उसके रिजल्ट को आउट करने की प्रोसीजर को हम इसमें लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और भी आगे बढ़ते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस को समझने के लिए। अब एक चीज और इसमें देखो, अब इलेक्टोरल प्रोसेस पता चल गया कि इलेक्शंस के रिजल्ट को वो करना है, इलेक्शन कैसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है, किस तरह के मेथड को अपनाना है, किस तरह के, सब इलेक्टोरल प्रोसेस में आएगा। और इसमें ये कई सारे अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशंस है, अदर रिलेवेंट अथॉरिटीज है जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और क्या इसका इंपॉर्टेंस था। अब इसको अब गौर करते हैं, इसके स्टेजेस और फेजेस लिखो, स्टेजेस एंड फेजेस ऑफ इलेक्टोरल इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, अब हेडिंग डालो इलेक्टोरल इलेक्टोरल प्रोसेस स्टेजेस और फेजेस। ये जो मैंने कहा, ये सारी जो प्रक्रिया, कंटिन्यूअस जो प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा मेन भूमिका निभाई जाती है उसमें, तो ये
कई सारे ऐसे स्टेजेज है जो प्रोसेस हैं जिसके द्वारा ये इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा किया जाता है। क्लियर? अब आ जाओ, अब इसको समझो, एकदम ध्यान से समझो। पहले इसको एक एक एरो बना के धीरे लिखो। पहला लिखे फिर एरो दे देना, दूसरा लिखे फिर नीचे एरो देना, तीसरा लिखे फिर एरो देना। ये स्टेजेज है, ये स्टेजेज है और कंटिन्यूअस स्टेजेज है, एक के बाद एक आएगा। पहला स्टेजेज, फिर दूसरा स्टेजेज, फिर तीसरा स्टेजेज, फिर चौथा स्टेजेज, पांचवा, ऐसे आएगा। तो हम जब इसको अगर क्वेश्चन आता है लिखने के लिए तो हम इसको एरो बना के पहले लिख देंगे कि ये स्टेजेज और फेजेस है इलेक्टोरल प्रोसेस का। ऐसे एक, उसको एरो नीचे दो, तीन एरो देके, चार एरो देके लिखे, ऐसे हम करेंगे। तो लिखेंगे भी हम ऐसे ताकि हमें समझने में आसानी रहेगा। ठीक है? तो जो पहला जो इलेक्टोरल प्रोसेस का जो स्टेजेज है, जो फेजेज है, उसको पहले लिखो। उसमें है डीलिमिटेशन कमीशन। पहले लिखो डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है? डीलिमिटेशन कमीशन। उसके आगे लिख दो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो हम अभी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। पहला डिलिमिटेशन कमीशन, इसका काम है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनका जो है परिसीमन करना। परिसीमन आयोग होता है, उस शुरुआत यहीं से होगा। इलेक्टोरल प्रोसेस का शुरुआत डिलिमिटेशन कमीशन से ही होता है। लेकिन चूंकि डिलिमिटेशन 10 इयर्स के बाद जो है अपना पूरा कंस्टिट्यूएंसी को, बाउंड्रीज को डिटरमाइन करती है बाउंड्रीज को कंस्टिट्यूएंसी का। इसलिए ज्यादा हम इस पे फोकस नहीं करते, क्योंकि 10 साल के बाद इसका काम जो है, इसका फंक्शन जो है होता है। ये जो मैंने कहा कि डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी, तो जो कंस्टिट्यूएंसी होता है पहले उसको समझो। कंस्टिट्यूएंसी हमने देखा है लोकसभा का, विधानसभा का। इस कंस्टिट्यूएंसी में मेरा पड़ता है, इस कंस्टिट्यूएंसी में मेरा पड़ता है। वोटर इलेक्टोरल रोल बनता है, मतदाता सूची बनती है, और हम बोलते हैं कि मेरा सीलमपुर में है, मेरा मेरा जो है ना रोहिणी में है, मेरा यहाँ पे है, मैं इस कंस्टिट्यूएंसी में मैं हूँ, वोटर हूँ। मैं वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टी के या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको मैं वोट कास्ट कर सकता हूँ। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एरिया मार्क्ड फॉर पीपल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम। ठीक है? तो एक एक एरिया को इसमें मार्क किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक एरिया के रूप में मार्क कर दिया जाता है, जिसमें जो पीपल्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो अपने अपने एरिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्स्टिट्यूएंसी में से क्या करते हैं, चुनते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एरिया मार्क्ड फॉर पीपल या वोटर्स टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम। ठीक है? तो जैसे लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, इस तरह के। और ईच कंस्टिट्यूएंसी हैज रफली ए सिमिलर साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये हमेशा ध्यान रखना है। मैंने तुम लोग को बोला था गैरी मैंडरिंग, याद होगा गैरी मैंडरिंग का। ठीक है? गैरी मैंडरिंग तुम लोग को बताया था। तो यहाँ पे ईच कंस्टिट्यूएंसी हैज रफली ए सिमिलर साइज ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ सीट्स इज इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। तो एक सिमिलर साइज ऑफ पॉपुलेशन रफली प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी में होता है। एक नंबर ऑफ सीट्स जो है एक पॉपुलेशन के प्रोपोर्शंस में वहां पे होते हैं। लेकिन गैरी मैंड्रिक मैंने कहा था कि इसी कंस्टिट्यूएंसी को ऐसे ड्राफ्टिंग किया जाता है जिससे किसी एक बड़ी पार्टी को क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है, फायदा हो जाता है। और जो माइनर पार्टीज है उनको प्रॉफिट नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि अगर बीजेपी हिंदुइज्म की बात करती है और कांग्रेस जो है मुस्लिम के उसके वोटर्स हैं, तो ऐसे कंस्टिट्यूएंसी को डिजाइन किया जाएगा, ड्राफ्टिंग किया जाएगा, जिसमें मुस्लिम लोग ही चले जाएं। एक ऐसे डिजाइन करेगा जिसमें हिंदू ही चले जाएं, तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। ऐसे तो गैरी मैंडरिंग बोलते हैं इस प्रथा को। मैंने कहा था गैरी मैंडरिंग, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही रिलेटेड होगा। तो पहला जो है डिलिमिटेशन जो है कमीशन है, उसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। ठीक है? क्योंकि मैं चार जो तुम लोगों को बताया है, इलेक्शन कमीशन, डिलिमिटेशंस और पॉलिटिकल पार्टी और वोटर्स, इसको हम इसके बाद वाला लेक्चर में इसे पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है? तो इसको मैं अभी छोड़ दिया हूँ।
केवल तुमने बता दिया हूँ। ये तो डिलिमिटेशन कमीशन, ये पहला जो इलेक्टोरल प्रोसेस का जो फेज है वो है। उसके बाद क्या होता है सेकेंड फेज में, एरो देखे नीचे, ठीक है। तो दूसरा जो होता है वो प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, ठीक है, प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। तो ये चूंकि ये जो इलेक्टोरल रोल है, निर्वाचक नामावली ये कहते हैं या मतदाता सूची कहते हैं, उसका उसको तैयार करना, उसको संशोधित करना, रिवीजन करना, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है। तुम लोग देखे भी हो इलेक्शन जो होता है तो हम लोग देखते भी है कि कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, कैसे रिवीजन किया जाए, कोई काटा जाता है, किसी वो मतदाता का नाम वहाँ पे ऐड किया जाता है, जो मर जाता है उसको हटा दिया जाता है। तो प्रिपरेशन और रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। तो इलेक्टोरल रोल क्या होता है? इलेक्टोरल रोल एक तरह से लिस्ट ऑफ द वोटर्स है। इलेक्टोरल रोल क्या है? लिस्ट ऑफ द वोटर। इलेक्टोरल रोल आर द लिस्ट ऑफ द वोटर्स। जो वोटर्स हैं उनका एक लिस्ट होता है इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटर्स के जो लिस्ट होते हैं, जो सूची होते हैं, वही मतदाता सूची होता है। एकदम कंफर्म है, तुम लोगों को पता है। Electoral rolls are the list of the voters in one constituency। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने वोटर लिस्ट है उनको मतदाता सूची के रूप में हम जाते हैं। और हम ये भी पता है कि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लॉ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मतदाता सूची तैयार की जाती है, जिसमें एबव द एज ऑफ 18 ईयर्स जो होते हैं उसमें इनका नाम इनरोल कर दिए जाते हैं, इलेक्टोरल रोल में इनरोल कर दिया जाता है एबव द एज ऑफ 18 ईयर्स जो भी आते हैं। और यही जो है एक तरह से शुड अपीयर इन देयर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल रोल्स। और यही जो इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम जो है लिस्ट में आ जाता है वोटर्स के रूप में, वही वोटर्स हैज ए राइट टू वोट। जो इलेक्टोरल रोल में 18 साल से ऊपर जो भी इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम आ जाता है उसी के पास एज ए राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार होता है। सेकंड जो है हमने देख लिया जो फेजेस है। थर्ड फेज नीचे आ जाओ, उसके नीचे आओ। थर्ड फेज, जो थर्ड फेज है वो है नोटिफिकेशन का। थर्ड फेज नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन जो है जारी किए जाता है, या जो जब लोकसभा लोकसभा का जैसे इलेक्शंस होता है, ठीक है, और राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ये सब। तो प्रेसिडेंट जो है एक तरह से लोकसभा के जो इलेक्शंस होता है उसका नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो राज्यों में जो राज्य के स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन होता है उसका नोटिफिकेशन जो निकालता है वो गवर्नर निकालता है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जो है ऑफिशियली जो है बिगिंस होता है कहां से? जब नोटिफिकेशन निकाला जाता है। ये ध्यान रखना, दो मैंने बताया वो तो हमेशा होते रहेगा। तो कभी भी इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन 10 साल के बाद, कमीशन कंस्टिट्यूएंसी का और रिवीजन और प्रिपरेशन वोटर्स का, वो इलेक्शन कमीशन जब चाहे वो करती रहती है। बीच में तुम लोग देखते हो आता रहता है दिल्ली सरकार वो कर रही है, वोटर में नाम दीजिए वो। लेकिन जो इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ऑफिशियली बिगिंस व्हेन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, the president in case of the Lok Sabha and the governor in case of the state assembly issues a notification for the election। ठीक है। तो प्रेसिडेंट लोकसभा के इलेक्शंस के केस में प्रेसिडेंट और राज्य के स्टेट असेंबली के इलेक्शंस के संदर्भ में गवर्नर जो है इलेक्शंस के लिए नोटिफिकेशन निकालता है, अधिसूचना जारी करता है। उस समय से ऑफिशियली जो है इलेक्शंस का या इलेक्टोरल प्रोसेस का जो शुरुआत ऑफिशियली हो जाता है। क्लियर है? नोटिफिकेशन से अधिसूचना जब जारी करता है, प्रेसिडेंट करेगा लोकसभा के लिए और राज्यों के लिए गवर्नर जो है वो करेगा। और उसके बाद क्या प्रोसेस है? उसके बाद क्या प्रोसेस होता है कि
7 days आर गिवन टू द कैंडिडेट टू फाइल दियर नॉमिनेशन। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है, तो 7 दिन के बाद, ये पूरा प्रोसेस मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। 7 दिन के बाद जो है कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन अपना फाइल करते हैं, और जो अपना टू फाइल द नॉमिनेशन ए पर्सन हैज टू फिल अप ए फॉर्म स्टेटिंग हिज और हर नेम, एज, पोस्टल एड्रेस एंड सीरियल नंबर ऑफ द इलेक्टोरल रोल। तो एक जो है फॉर्म आता है, उस फॉर्म में जो नाम, पोस्टल एड्रेस, एज हो गया, सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टोरल, कि जो इलेक्टोरल रोल में जब तक उसका नाम नहीं रहेगा तब तक वो इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट के रूप में वो खड़ा नहीं हो सकता, तुम लोगों को पता ही है। और उसमें एक जो है उसी कंस्टिट्यूएंसी के कुछ व्यक्ति जो होते हैं, जो नाम को प्रपोज्ड करते हैं, ठीक है, और मतलब 2-3 वोटर्स जो होते हैं, 2 वोटर्स जो होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं उसी कंसर्न्ड कंस्टिट्यूएंसी का, मतलब एटलीस्ट 2 वोटर्स रजिस्टर्ड इन द कंसर्न्ड कंस्टिट्यूएंसी जो होगा, वो उसका जो है प्रपोज करेगा उसका नाम, कि मैंने इनको जो है ये कैंडिडेट के रूप में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये रिक्वायर्ड है, अगर कोई नहीं देता है तो वो कैंडिडेट के रूप में नहीं आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वहाँ पे जो जिला का जो डीएम होता है, एक और याद होगा तुम लोगों को, रिटर्निंग ऑफिसर नाम सुना होगा तुम लोग, रिटर्निंग ऑफिसर। तो जिला के जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर जिसे हम बोलते हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है। इलेक्शन कमीशन उसे एज ए रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट कर देती है। तो वो रिटर्निंग ऑफिसर में, डीएम के ऑफिस में, ये जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना फॉर्म ले जाके वहाँ पे भरते हैं, अपना अफिडेविट देते हैं, वहाँ पे जो वोटर्स है वो प्रपोज करते हैं। उसके बाद जो है जब हम नॉमिनेशन ये लोग फाइल करते हैं, तो कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वो एक नॉमिनल जो है एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है, नॉमिनल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करता है जब हम नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट जाता है। मीन्स एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। जैसे लोकसभा का अगर कैंडिडेट है तो उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो 25,000 रुपये है, ठीक है। फॉर द लोकसभा एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 25,000 एंड फॉर द स्टेट असेंबली 10,000 रुपीज। तो 10,000 स्टेट के लिए, 25,000 इसके लिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जब जो कैंडिडेट जो है शेड्यूल कास्ट से होगा या शेड्यूल ट्राइब से होगा, वो हाफ जो जितना टोटल डिपॉजिट है, मैं रिक्वायर्ड जितना डिपॉजिट करने का था सिक्योरिटी मनी, उसका हाफ अमाउंट जो है वो क्या करेगा, जमा करेगा। मैंने 25,000 था लोकसभा के लिए तो 12,500 कर देगा, और राज्य विधानसभा के लिए इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो था 10,000, उसको 5,000 रुपये करे, मैंने हाफ करेगा, हाफ करना पड़ेगा। Candidates belongs to scheduled caste and scheduled tribes are required to deposit half the stated amount respectively, ठीक है, हाफ करेगा, ये कंफर्म है, ये ध्यान रखना, तुम लोग ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद जो नॉमिनेशन पेपर्स जितने भी रिसीव्ड कर लिए जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसका स्क्रूटनाइज करता है, और ठीक है, एक डेट फिक्स कर देता है, इलेक्शन कमीशन डेट फिक्स कर देता है। तो उसी के आधार पे जो रिटर्निंग ऑफिसर जो डीएम होता है उस पूरे नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटनाइज करता है, और जो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स जो फॉलो किया है जो कैंडिडेट, उसका नाम आ जाता है, ठीक है। और रिटर्निंग ऑफिसर जो है इम्पावर्ड होता है कि वो नॉमिनेशन पेपर को या तो रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन रिजेक्ट अगर करता है रिटर्निंग ऑफिसर किसी कैंडिडेट का, देखो हमारे यहाँ पे डूसू का इलेक्शन होता था क्या, तो उसमें भी एक रिटर्निंग ऑफिसर टाइप के बना दिए जाते हैं इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। तो देखते हो कि तुम फॉर्म फिलअप करते हो, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो है उसमें हम सिक्रोनाइज करते हैं, नहीं तुम्हारा अटेंडेंस कम है, तुम्हारा एज ज्यादा है, तुम्हारा ये हो गया, तुम फर्स्ट ईयर में हो, तुम ऐसे ऐसे करके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया।
तो यहाँ पे द रिटर्निंग ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू रिजेक्ट ए नॉमिनेशन पेपर ऑन एनी वन द फ्लोइंग ग्राउंड। क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं जिसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है? जैसे अगर इफ द कैंडिडेट इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 साल के नीचे अगर उसका एज होता है तब उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं किया है, इफ ही नॉट हैज नॉट मेड द सिक्योरिटी डिपॉजिट, तभी उसके ग्राउंड पे भी जो है रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसके नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। अगर वो कैंडिडेट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर वो होल्ड किया है, अगर लाभ के पद पर अगर है, उसके बिहाफ पे भी उसका नॉमिनेशन जो है रिजेक्ट किए जा सकते हैं। या अगर वोटर लिस्ट में, अगर कहीं भी कंट्री में वोटर लिस्ट में इलेक्टोरल रोल में उसका नाम अगर नहीं है, उसके आधार पर भी जो है वो नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो स्क्रूटनी नॉमिनेशन पेपर के स्क्रूटनी के कुछ दिनों के बाद वो जो डिसाइड होगा, उसके बाद एक डेट दिया जाता है जिसमें लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, उसको विड्रॉल करने के लिए कैंडिडेट अपना नाम जो है वापस ले सकते हैं। तो उस समय वापस अगर ले लेता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, वापस ले लिया तो ठीक है, नहीं ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो चौथा फेज है वो है इलेक्शन शेड्यूल का। इलेक्शन शेड्यूल, ठीक है। तो इलेक्शन शेड्यूल में चुनाव कार्यक्रम और तिथि घोषित कर दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। राज्यों के या केंद्र के जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे वार्तालाप करके, बातचीत करके कि ये इलेक्शन होगा, इतने फेज में होगा, ये होगा, जो भी इलेक्शन शेड्यूल जो है वो कर दिए जाते हैं। और इलेक्शन के शेड्यूल के बाद जो है एक जो नेक्स्ट फेज है वो इलेक्शन जो सिंबल प्रोवाइड करना है। इलेक्शन सिंबल जो है प्रोवाइड करना होता है, कौन सी पार्टी को कौन सा सिंबल मिलना चाहिए। एवरी पार्टी हैज ए सिंबल, ये तुम लोग को पता है, एवरी पार्टी हैज ए सिंबल। तो कई सारे सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं। और जो नेशनल पार्टी है उसके लिए तो ऑलरेडी होता ही है, जो स्टेट पार्टी है उसके लिए ऑलरेडी होता है, और जो नॉन रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए अलग अलग, या लोकल जो 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 पार्टीज है या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनके लिए इलेक्शन कमीशन जो है एक अपना चुनाव चिन्ह उसको देती है कि ये चुनाव चिन्ह है जिसके आधार पे आप जो है वो कर सकते हैं आप। ठीक है। आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं और वोट आप मांग सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है जो फेज है उसको देखो, इसके बाद वाला फेज देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो फेज है पॉलिटिकल कंपेनिंग। पॉलिटिकल कंपेनिंग, सब चीज समझ के रहो तुम लोग, ये सारा प्रोसेस समझो, तभी जब हम सोशल बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर पढ़ेंगे तो ये सब चीज आएगा कि कंपेनिंग कैसे पॉलिटिकल पार्टी आजकल कर रही है। ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल जो कंपेनिंग होता है, प्रचार प्रसार किए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चूंकि ये एक तरह से जो भी each party contesting elections has a particular ideology and set of policies। क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी के पास जो है, जो भी पार्टी जो है इलेक्शन को कंटेस्ट कर रही है, उसके पास एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी है और एक सर्टेन या सेट ऑफ पॉलिसीज है। कुछ पॉलिसीज है उसका कि ये पॉलिसी मैं लागू करूंगा। कांग्रेस की पॉलिसी अलग है, तुम लोग देखोगे, बीजेपी की पॉलिसी अलग है, लेफ्ट की पॉलिसी अलग है। क्योंकि पार्टियों को हम डिवाइड करते हैं तो 3 तरह की पार्टी तो है ही। ठीक है। उसके बाद जब हम आइडियोलॉजी के रूप में देखते हैं तो एक आता है राइट आइडियोलॉजी की पार्टी, एक लेफ्ट की, और सेंट्रिक आइडियोलॉजी की पार्टी जिसे हम कांग्रेस कहते हैं। राइट के आइडियोलॉजी की जो पार्टी है वो बीजेपी को लेते हैं, जो लेफ्ट की पार्टी है वो सीपीआई एमएल को लेते हैं, और जो सेंट्रिक आइडियोलॉजी की जो पार्टी है उसे हम कांग्रेस को लेते हैं। तो जितनी भी पार्टी है जो इलेक्शन को कंटेस्ट करती है उसका एक जो है पार्टिकुलर आइडियोलॉजी है और सेट ऑफ पॉलिसी है। तो ये पॉलिटिकल कंपेनिंग जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये
बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, माने पॉलिटिकल कंपेनिंग इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द इंटायर इलेक्शन प्रोसेस बिगिंस। या जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है, इंटायर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट है पॉलिटिकल कंपेनिंग। और मैंने कहा प्रत्येक पार्टी के पास है वो, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल जो कंपेनिंग किए जाते हैं, ये कंपेनिंग जो है एक तरह से जो मोबिलाइज करने के लिए, ठीक है, वोट 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 गैदरिंग करने के लिए, ठीक है, मोबिलाइजिंग वोटर्स, वोटर को मोबिलाइज करने के लिए, ठीक है, उसके लिए वोटर्स को कन्विंस करने के लिए ये कंपेनिंग किए जाते हैं अपने तरफ की, जो हमें वोटर्स जो है हमें वोट दे। लेकिन ये जो फेज है इलेक्शन कंपेनिंग, पॉलिटिकल कंपेनिंग का, ये एक जो है पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू परसुएड वोटर्स टू वोट इन देयर फेवर, अपने फेवर में वोट के लिए वोटर को मोबिलाइज करने के लिए, मोबिलाइजिंग वोट्स के लिए, गैदरिंग वोटर्स के लिए, कन्विंस वोटर्स को कन्विंस करने के लिए अपने फेवर में, ठीक है, परसुएड टू ट्राई टू परसुएड वोटर्स टू वोट इन देयर फेवर, अपने फेवर में करने के लिए। और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी किस तरह के कंपेनिंग कर रही है और किस तरह के कंपेनिंग करके वोटर्स को मोबिलाइज कर रही है अपने लिए। ये बताने की जरूरत नहीं है बीजेपी कांग्रेस है, ये जो है सांप्रदायिकता के नाम पे, जाति के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सांप्रदायिकता, जातिवाद, धर्म, ये सारे बहुत सारे ऐसे नॉन, मैंने कहा कि इनफॉर्मल जो एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम का जो इनफॉर्मल वाला एस्पेक्ट था, कास्ट, क्लास, रीजन, लिंग्विस्टिक, इथनिसिटी जो तुम लोग बताया था, उस कंपेनिंग में सब तुम्हें दिख जाएगा। मैं कल देखा कि कोई फेसबुक में डाला हुआ था कि किसी पार्टी का नाम मैं नहीं बताऊंगा चूंकि रिकॉर्डेड हो रहा है, तो बताना उचित नहीं है। तो जो जो पार्टी जो होती है वो अपने पार्टी के एग्जीक्यूटिव मेंबर नियुक्त किए जाते हैं। तो मैं एक लिस्ट देखा, मैं हैरान रह गया, मैंने उसको नोट भी किया हूँ कि उसमें क्या किया है एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ दिस पार्टी, क्या किया है पता है? नाम श्याम सुंदर प्रसाद, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, क्लास ओबीसी, जनरल, ऐसे क्लास भी लिख दिया है एक कॉलम में, ठीक है, जाति बनिया, राजपूत, पंडित, ऐसे ऐसे करके वो 25 30 40 लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में नाम दिए गए। देखो जातिवाद कितना, क्लास और जाति लिखने की क्या जरूरत थी, लेकिन ये क्या, ये करना पड़ेगा आपको, ये किया जा रहा है, वो तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ये तो हो गया, लेकिन अब इसमें इलेक्शन कमीशन जो जो कंपेनिंग जो होता है, क्योंकि जब इलेक्शन जिस दिन पोलिंग होता है, डे ऑफ पोलिंग के दिन से 48 घंटे पहले जो है कंपेनिंग को स्टॉप कर दिए जाते हैं, 48 आवर्स, याद रखना है, कंपेनिंग स्टॉप्स 48 आवर्स बिफोर द डे ऑफ पोलिंग, एकदम याद रखना, 2 दिन के पहले, पोलिंग के 2 दिन पहले जो है ये कंपेनिंग को स्टॉप कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन जो है जितने भी जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और रीजनल पार्टीज है, ठीक है, उसको एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से टाइम दे देती है, ऑल इंडिया रेडियो पे, दूरदर्शन पे, कि अपना वो कंपेनिंग करे। देखते हो अब कई बार देखते हो कि सपा पार्टी बीजेपी का या समाज बहुजन समाज पार्टी राजद का रेडियो पे आधे आधे घंटे का आता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मेरा ये एजेंडा है, मेरा वो एजेंडा है। तो ये एक तरह से इलेक्शन कमीशन हैज ग्रांटेड ऑल द रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड रीजनल पार्टीज फ्री एक्सेस टू द स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑल इंडिया या जो भी है, टू डू देयर कंपेनिंग, अपने कंपेनिंग करने के लिए। और एक जो है फ्री टाइम आपको फिक्स कर देती है कि इतना, पॉलिटिकल पार्टी जो है अलॉट कर देती है कि इतना देर तक आप जो है अपने कंपेनिंग के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी, ठीक है। इसको हम केवल अभी पॉलिटिकल कंपेनिंग को समझ रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा हमें फोकस करना है। तो लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ये जो कंपेनिंग होता है ड्यूरिंग द इलेक्शन कंपेनिंग, political parties and contesting candidates are expected to abide
बाई ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक और याद रखना है, ये मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है होता है, और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से कंपेनिंग करते समय पॉलिटिकल पार्टी और कंटेस्टिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो एबाइड होते हैं, जुड़े होते हैं, बंधे हुए होते हैं। मॉडल कोड ऑफ जो कंडक्ट है उसको आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए ये क्या होता है कि ये एक तरह से ब्रॉडली जो है एक जो गाइडलाइन गाइडलाइन को लेइंग द गाइडलाइन, ब्रॉडली गाइडलाइन फॉर कंपेनिंग, फॉर द इलेक्शन कंपेनिंग के समय ब्रॉडली जो है एक गाइडलाइन ड्रॉ करता है या ले डाउन करता है। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको जो है ऐसे इलेक्शन में आपको जो कुछ चीज़ों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कहीं पे ऐसा नहीं कि क्लैश हो जाए, कहीं ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज जो पीसफुल कंपेनिंग इंश्योर आपको करना है, ये सारी चीजों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किए जाते हैं। इस तरह एक माने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक तरफ से ना प्रिस्क्राइब्स गाइडलाइंस होते हैं, एक प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस होते हैं, एक ब्रॉड गाइडलाइंस होते हैं जिसके आधार पे जो है पॉलिटिकल पार्टी और जो कंटेस्टिंग है उसको एवाइड कर दिया जाता है कि आप इसके इस जो चीजें आपको बताया जा रहा है इसको छोड़ के आप जो है आपको नहीं करना है। उसमें मोस्टली इम्पोर्टेंट ये है कि एक हेल्दी कंपेनिंग हो, एक क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके, पीसफुल इन्वायरमेंट को मेंटेन किए जा सके, इसके लिए एक गाइडलाइन जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। लेकिन फिर भी इलेक्शंस होते हैं तो कई पॉलिटिकल पार्टियां और कैंडिडेट जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अवॉइड कर देती है, अवॉइड करके वो जैसे तुम देख लो कि इसमें जो कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें नॉट यूज रिलीजियस प्लेस फॉर इलेक्शन कंपेनिंग। इलेक्शन इलेक्शन कंपेनिंग के लिए आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वो रिलीजियस प्लेस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो तुम देखो, अब तुम मुझे बताना नहीं है, मैं तुम लोग को थ्योरेटिकल केवल बता रहा हूं। समझना तुम लोग को है कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टी और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कंपेनिंग के समय जो है अवॉइड कर देते हैं। उसको देखना है क्या नहीं करना है पॉलिटिकल पार्टी और कंटेस्टिंग कि नॉट यूज रिलीजियस प्लेस। तो रिलीजियस प्लेस को आप यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखो किया जाता है, इसको भी देखना तुम्हें। ठीक है, आप किसी भी कम्युनिटी जब आप लेक्चर दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो किसी भी कम्युनिटी को आप हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये भी किसी भी कम्युनिटी, किसी भी समुदाय को आप हर्ट नहीं कर सकते। जब आप स्पीच जब आप डिलीवर कर रहे हैं तो किसी भी कम्युनिटी को आप हर्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जाति को लेके हो, लैंग्वेज को लेके, इस तरह के कोई नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज कि आपको जितना ग्रांट्स आपको सेंक्शन किया गया है, जो अमाउंट आपको बताया गया है कि इतने अमाउंट इलेक्शंस में आपको खर्च करना है, उसी के संदर्भ में आपको काम करना है, उतना ही खर्च करना है। फिर मिसयूज मास मीडिया, ठीक है, फॉर पार्सियन कवरेज, मिसयूज मास मीडिया फॉर पार्सियन कवरेज। तो अपने पक्ष में कवरेज करने के लिए मास मीडिया को जो मिसयूज नहीं कर सकते। लेकिन तुम तो देख रहे हो कि कैसे मीडिया मैनेजमेंट है किया जा रहा है, और कई सारे बड़ी बड़ी पार्टी हैं उनका खुद का टीवी और इलेक्ट्रॉनिक चैनल चल रहा है। तो ये इसको भी तो जो है ये चीजें जो है इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट आओ, फेज के एरो मारो, नीचे आओ, क्योंकि अब हमारे पास 5 मिनट है, मैं फटाफट इसको समेटना चाहता हूँ। नीचे आओ, फिर लिखो एरो मार के पॉलिटिकल कंपेनी के नीचे एरो मारो, लिखो पोलिंग। पोलिंग अब जो है जो है जब ये बहुत ही पोलिंग हो गया, ये बहुत मोस्ट क्रूशियल डे होता है इंटायर
पोलिंग इंटायर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है, उसमें सबसे मोस्ट क्रूशियल डे जो होता है वो होता है पोलिंग डे। जब हम जाते हैं बूथ पे और अपना वोट देते हैं, बहुत क्रूशियल है पोलिंग डे, मतलब द मोस्ट क्रूशियल डे इन द इंटायर पोलिंग प्रोसेस या इलेक्टोरल प्रोसेस या इलेक्शन प्रोसेस इज द पोलिंग डे। पोलिंग डे के दिन जो होता है, और वो उस दिन जो है वोटर्स एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स, अपने अपने वोटर्स जो है अपना वो कास्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वोट देते हैं। और उसके बाद देने के बाद विभिन्न कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें उसमें उस दिन एक अलग तरह के प्रिपरेशन होता है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन डे होता है पोलिंग डे के समय। ठीक है, और उसके बाद काउंटिंग होता है, नेक्स्ट फेज होगा काउंटिंग, और नेक्स्ट फेज होगा काउंटिंग के बाद रिजल्ट आउट। रिजल्ट आउट क्लियर हो गया? ये सारे फेजेज है। मीन्स अब इसको हम पूरा समराइज कर देते हैं, इन चीजों को जो ये फेजेज मैंने बताया उसको समराइज करते हैं। फाइनली this day when voters vote for their choice of representative in election booths. Earlier, people used to vote by ballot paper in election, but nowadays they use EVM. EVM जो है, पहले बैलेटिंग सिस्टम ऑफ वोटिंग था। बैलेटिंग सिस्टम ऑफ वोटिंग, तीन तरह के वोटिंग सिस्टम अभी तक अपनाया गया है इंडिया में। ठीक है, पहला था वो था बैलेटिंग सिस्टम ऑफ वोटिंग, याद रखना है, बैलेटिंग वोटिंग सिस्टम, बैलेटिंग सिस्टम ऑफ वोटिंग पहले था। तो लेकिन उसके बाद कुछ दिन जो जनरल इलेक्शन हुआ 1962 में, उस समय एक मार्किंग सिस्टम ऑफ वोटिंग आ गया। मार्किंग सिस्टम ऑफ वोटिंग पहला है जो इलेक्शन जो कमीशन जो एडॉप्ट किया है वोटिंग का पैटर्न, वो तीन तरह के हैं, याद रखना, लिखता है एरो दे देखिए। पहला वोटिंग सिस्टम ऑफ सॉरी बैलेटिंग सिस्टम ऑफ वोटिंग, सेकेंड वन मैंने कहा कि मार्किंग सिस्टम ऑफ वोटिंग, और थर्ड ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला जो है ईवीएम। ठीक है, ये 1982 में जब इलेक्शन हुआ था केरला के बाई इलेक्शन 1982 में, तो उस समय बाई इलेक्शन केरला में जब हुआ 1982, तो ईवीएम का प्रयोग पहली बार किया गया था, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये आता है। और थर्ड होगा ईवीएम जो अब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नाउ ए डेज they use EVM by simple pressing a button on their party symbol. ठीक है, the votes are then later counted and the candidates with the majority of the votes win the elections. और जिसको जो है हम जाते हैं ईवीएम में, हम वोटिंग करते हैं, वहां पे जब वोटिंग होता है तो तुम लोग देखा भी होगा कि वहां पे जब पोलिंग स्टेशन बूथ पे जाओगे तो उसमें तीन तरह के पदाधिकारी होते हैं, याद रखना तुम लोग। तीन, चूंकि मैं इलेक्शंस करवाया हूं, मैं प्राइमरी टीचर था, तो प्राइमरी टीचर में मैं लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन करवाया हूं, तो मैं बता देता हूं तुम लोग को। एक रिटर्निंग ऑफिसर्स होता है, फिर उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद पोलिंग ऑफिसर 1 2 3, तीन पोलिंग ऑफिसर 1 टू पी पोलिंग PO1 PO2 PO3 जब आते हैं तो देखते हो जाने के बाद वो कोई वो नेल पे लगाता है, कोई वो चेक करता है, फिर वो करता है, जो जो प्रिजाइडिंग जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो ऐसे आपको बैलेट पे क्लिक करता है, फिर हम जाते हैं, फिर वोटिंग वाले पे हम लोग क्लिक करते हैं, टू बजता है, हम लोग वोटिंग होती है, एक स्लिप आता है, फिर देखते हैं और गिर जाता है, फिर वहां से वो निकल जाते हैं, हमारा वोटिंग हो जाता है। फिर स्ट्रॉन्ग रूम में वो पूरा ईवीएम मशीन स्ट्रॉन्ग रूम में जाता है, और स्ट्रॉन्ग रूम में बहुत निगरानी के साथ, सुरक्षा के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में सब ईवीएम मशीन को रखा जाता है। फिर काउंटिंग डे के दिन सारे जो कर्मचारी होती हैं उसके देख रेख में जो है काउंटिंग होता है, और जिसको मेजोरिटी ऑफ द वोट्स जिसको मिल जाता है, जिस कैंडिडेट को, वे विन द इलेक्शन, और इलेक्शन जो है वो जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस का इतना जो है ये जितने भी मैंने बताया वो। तो आज हमें इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है,
कितने स्टेज है और कौन कौन स्टेजेस में किस तरह के प्रोसीजर एक्टिविटीज होती है रिजल्ट आउट तक, वो हम लोग आज डिटेल में हम पढ़े। फिर हम लोग कल इलेक्शंस कमीशन जो डिलिमिटेशन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर्स, ये चारों चीजों को कल हम लोग डिटेल में इसको फिर पढ़ेंगे। अब कोई क्वेश्चंस है तो तुम लोग बताओ, कोई क्वेश्चंस पूछो। जो समझ में नहीं आ रहा है ये लेक्चर, आज का लेक्चर जो समझ में नहीं आ रहा है वो पूछो क्वेश्चंस, कोई डाउट्स कोई क्वेरीज पूछ सकते हो, पूछो। हिमांशु, ईश्वर, तेजा, रितु, आरती, सर तमीम, हाँ कोई क्वेश्चन? सर बोलो अंजलि। इलेक्शन शेड्यूल समझाओ एक बार। इलेक्शन शेड्यूल में क्या है कि एक चुनाव कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन निर्धारित कर देता है ना कि इतने फेज में इलेक्शन कराए जाएंगे। जैसे अगर मान लो कि हम वेस्ट बंगाल के स्टेट असेंबली को अगर देखें, इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 5 फेजों में इलेक्शन होगा। ठीक है, तो वो कुछ एरिया कंस्टिट्यूएंसी को कह देता है कि इस कंस्टिट्यूएंसी 10-12 कंस्टिट्यूएंसी को फेज 1 में होगा, फेज 2 में होगा, फिर फेज 3 में इतने कंस्टिट्यूएंसी का वोटिंग होगा, फेज 4 में होगा, फिर 5 में होगा। तो ये शेड्यूल पहले से तय कर दिए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है उस कंस्टिट्यूएंसी में कंपेनिंग शुरू होता है और 48 आवर के बाद कंपेनिंग को रोक दिया जाता है। जब सारे जो शेड्यूल तय किए गए इलेक्शंस का, वोटिंग का, अब खत्म हो जाते हैं, तब काउंटिंग का डेट निर्धारित होता है, काउंटिंग होता है और रिजल्ट को पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो, और कोई क्वेश्चंस?